लोगों ने प्रीवियस क्लास में 404 पढ़ा था और HTTP वर्सेस HTTPS पढ़ा था, और इससे पहले हम लोगों ने रोबोट पढ़ लिया हुआ है। ठीक हो गया। मैंने आपसे शेयर भी किया था डाटा, देख लिया आप लोगों ने? PDF फाइल्स मैंने काफ़ी सारी शेयर की हैं जो जो हम पढ़ रहे हैं। जी जी, आ जाए। ऑन साइट SEO फैक्टर, इसको जरा एक दफ़ा हम गो थ्रू करेंगे। और उसके बाद ये रीडायरेक्ट को हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको देखते हैं, ऑन साइट SEO फैक्टर्स को। आपका ग्रुप है ये, डाउट पड़ रहा था मुझे कि ये फाइल शायद नहीं है आपके पास। इसको ना हमने सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है कि हमने जो ऑन साइट फैक्टर्स पढ़े हैं उन्हें हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, और अब आपने काम करना शुरू कर देना है और मुझे दिखाना है रेगुलर बेसिस पर। मैंने आपको एक वेबसाइट दी थी और वेबसाइट का मैंने आपसे ये कहा था कि आपने इसके ऊपर SEO अप्लाई करनी है, ऐसी है ना? लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि आपने वेबसाइट तैयार करनी है। तो आप लोगों ने वेबसाइट तैयार की हुई है कि नहीं की हुई है? कम से कम होम पेज कितने लोगों का है? वेरी गुड, आपका नहीं है। होम पेज तैयार करो, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिसका होम पेज अभी तैयार नहीं है वो 2 वेबसाइट पे काम करे, एक साइड से अपना होम पेज तैयार करे और एक वेबसाइट मैंने दी हुई है। तो मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ना इसको अपने पेज पर इम्प्लीमेंट करें। मतलब मैंने अगर देखें तो मैंने कहाँ से बात शुरू की है? मैंने बात शुरू की टाइटल से, यानी कि कीवर्ड्स निकाला, कीवर्ड निकालने के बाद टाइटल, टाइटल के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन फेविकॉन के बाद हेडिंग स्टाइल्स। ठीक है, ये बातें की। फिर हमने क्या किया? कैनोनिकल। पिछले प्रीवियस क्लास में क्या था हमारे पास? SSL, उसे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर हमने क्या किया? रीडायरेक्ट्स, उसको भी लाइव करके अप्लाई कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है फिर तो नहीं हो सकता ना, ऑफलाइन में तो कर भी नहीं सकते उसको आपने चेक करना है सिर्फ के सारे लिंक्स काम करते हैं कि नहीं करते। यहाँ तक हमने देखा, ये सारे का सारा काम आपने अप्लाई कर लेना है, यानी कि इतनी SEO आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी वेबसाइट की इतनी SEO करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई वेबसाइट आएगी तो उसमें इतना काम तो आप कर लोगे, इसके साथ आप और क्या क्या कर सकते हो जो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है। तो जब कोई बंदा आपको अपना प्रोजेक्ट देगा तो लाजमी बात है उसकी वेबसाइट तो लाइव होगी ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो? उसका रिपोर्ट्स भी बना सकते हो, उसका साइट मैप भी बना सकते हो। आप भी अपना बना लें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? साइट मैप भी बना सकते हो, आप उसका सर्च कंसोल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सब कुछ किया है ना हम लोगों ने, तो ये सब चीज़ें आपने तैयार रखनी है। यानी ऐसा ना हो कि आपको होगा कि हमने किया नहीं हुआ, क्योंकि मेरी वीडियो है जो उसके अंदर जब मैंने साइट मैप बनाया तो हमने प्रैक्टिकल देखा, जब हमने सर्च कंसोल बनाया प्रैक्टिकल देखा, हमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पता है। तो आपने इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली तैयार रखना है अपने लिए, ठीक है? और आपने कोशिश करनी है कि अगले लेक्चर में मुझे दिखाएं कि हमने कितना काम कर लिया, इसमें से कौन सा काम है जो आप ऑफलाइन कर चुके हो और कौन सा काम है जो ऑनलाइन है मगर वो आपको आता है, वो आपने मुझे समझाना है। क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप है उस पर तो सब कुछ है ना, तो समझा तो सकते हो ना आप मेरे लैपटॉप के ऊपर, ठीक है? सो ये आपकी अगली क्लास की असाइनमेंट है। अच्छा जी, ऑन साइट एक दफ़ा मैं दोबारा से ना ऑन साइट SEO फैक्टर्स को गो थ्रू कर रहा हूँ। नंबर 1, क्रिएट यूजर फ्रेंडली URLs। जी पहला क्या है कि भाई आपके जो URLs हों वो यूजर फ्रेंडली हों। अब मिसाल के तौर पर जो हमारी वेबसाइट होती है वो तो यूजर फ्रेंडली URL नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तो ब्रांड है। मतलब पीक सॉल्यूशन की जो वेबसाइट है उसका नाम तो होगा ना peaksolutions.edu.pk,
मगर उसके बाद आगे के जो हमारे यूआरएल्स हैं वो सारे के सारे यूआरएल्स यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। नेक्स्ट जितने भी यूआरएल्स हैं सारे यूजर, मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं भाई वो कमर्शियल किचन का पेज है, तो हमारा कीवर्ड है ना कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो उसका पेज का नाम भी क्या होना चाहिए, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। और कैसे लिखते होते हैं आपको पता है ना, डैशेस के साथ, कमर्शियल डैश किचन डैश इक्विपमेंट। पहला फैक्टर ये देखिए एग्जांपल आ रही है कि कैसे होना चाहिए ऐसे। तो दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, यूज टाइटल टैग कंटेनिंग कीवर्ड्स। ये भी हमने अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, ये किया भी हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ है ना। अच्छा उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, ये सर्च रिजल्ट में आपको टाइटल टैग ऐसे नजर आता है। फिर क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। मेटा का टैग कहां पर होता है, हेड में होता है। गुड। अच्छा मेटा के मतलब ना एक लेटेस्ट अपडेट है, शायद मैंने आपसे शेयर की थी पिछली क्लास में कि नहीं की थी, कि ये देखें ये तो कह रहे हैं ना मेटा टैग ऐसे नजर आएगा आपको, लेकिन अब ऐसे नहीं हो रहा। अब आजकल रियली ऐसे नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज क्या है, चेंज ये है कि यूजर जो भी सर्च टर्म लिखते हैं उस सर्च टर्म से मैच करता हुआ टेक्स्ट अगर उसे मेटा में मिलता है वो मेटा से पिक करता है। अगर उसे वही वाला टेक्स्ट मेटा में नहीं मिलता बल्कि बॉडी में मिलता है, पेज की बॉडी में मिलता है, तो वो वहां से पिक करता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं हो रहा था, पहले कुछ भी हो आप कीवर्ड लिखते थे तो वो जो टेक्स्ट आ रहा था ना वो मेटा से आ रहा था। कहां पे, ये वाला टेक्स्ट। जैसे मैं यहां आकर लिखता हूँ ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, अब मैंने ये कीवर्ड लिखा तो ये वेबसाइट ऊपर आ गई। अब देखें इसको मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन, आवर रेंज ऑफ इक्विपमेंट स्पैन फ्रॉम गैस रेंज बर्नर्स, फ्रायर्स, ग्राइंडर्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ लिखा हुआ गया। अब ये उसने मेरा ख्याल है जब मैंने आपको ये टॉपिक शुरू करवाया था ना तो उस वक्त यहाँ ये मैसेज नहीं था, उस वक्त यहाँ पर अभी जो दूसरा मैसेज दिखाऊंगा ना वो आएगा, क्योंकि ये मेटा में नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इस वेबसाइट को खोलूँ तो हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट मेटा में है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, पेज में से, पेज में से निकाल कर लाया है इस टेक्स्ट को। ये देखिएगा जरा इधर आए, कंट्रोल यू करें, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन देखो क्या है, वो तो नहीं है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन इंजीनियरिंग सप्लाईज। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट उसने कंटेंट मेटा में से नहीं पिक किया, नहीं किया, फिर कहां से पिक किया होगा, पेज में से। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो होता था कि जो सर्च रिजल्ट्स आते थे उसमें टाइटल भी हेड से आता था और उसकी डिस्क्रिप्शन भी हेड के मेटा डिस्क्रिप्शन में से, यानी यहां से निकालता होता था, ठीक है। तो अब अगर मैं दूसरा कीवर्ड लिखूं फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर प्रोफेशनल की बजाय इंडस्ट्रियल लिख कर देता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखें कहीं आ रही है, जैसे ये आ गई, इंडस्ट्रियल वो वेबसाइट आई भी नहीं है, नहीं आई ना, कहीं नीचे आ रही है, नहीं आ रही, और नीचे आकर देखते हैं कहीं आ रही होगी ना तो हमें रिजल्ट्स का पता लगेगा, क्योंकि इसका मेन कीवर्ड नहीं था ये। नीचे आओ, वंस अगेन कर लेते हैं, है ना। तो ये अभी लेटेस्ट जो है ना इसके एल्गोरिदम्स चेंज होने लगे हुए हैं। नहीं, इस कीवर्ड पे वो वेबसाइट रैंक भी नहीं कर रही, ठीक है। वो अब किस पे रैंक कर रही है, सिर्फ प्रोफेशनल के ऊपर रैंक कर रही है, इस पे उसने रैंक नहीं किया। एक काम करते हैं, वैसे ऐसे काम जब चेक करने हो ना तो इनकॉग्निटो जो है ये प्राइवेट विंडो होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम गूगल से सर्च करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर से रिजल्ट नहीं निकलते बल्कि फ्रेश रिजल्ट निकलते, क्योंकि ये कैश मेमोरी में डाटा सेव नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। फ्रेश रिजल्ट देखनी हो ना तो यहाँ से देखते हैं, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट। अब देखें रिजल्ट भी चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया ना। चलो एनीवेज इसको देख लें जरा, ये वेबसाइट का रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, देखिए कहाँ से लिखा हुआ है इसने, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट डैश कमर्शियल किचन इक्विपमेंट के छोर ही निकाल रहा है, अभी अपनी मर्जी से निकाल रहा है रिजल्ट।
यानी अब मेटा डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस की वर्थ थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। टाइटल की वर्थ कम नहीं हुई है, टाइटल की वर्थ वही है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन की वर्थ कम हो गई है। लेकिन एनीवेज अभी हम मेटा डिस्क्रिप्शन को यूज करेंगे, अभी हमने नो नहीं करना, ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेट है, मैंने कहा आपको बता दो। आ जाए नीचे। और पे अटेंशन टू हेडलाइंस, हेडिंग्स। हेडिंग्स कहाँ पर होती हैं? जो हमने वेबसाइट खोली थी अभी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, देखें यहाँ खुली है, ये नजर आ रही है आपको हेडिंग। अब वो कहता है कि आपका हेडिंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली अप्लाई होना चाहिए। क्या मतलब? मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, जैसे जैसे कंटेंट नीचे जाई जा रहा है आगे से आपकी सब हेडिंग्स आती जा रही है, ठीक है। तो कहता है ये भी देखना है आपने कि ये अप्लाई है इसमें कि नहीं अप्लाई है। इसकी एग्जांपल लीजिए, आगे कहता है इस तरह बनाए, पहले ऊपर लिखे मेन हेडिंग, फिर उसकी डिटेल, फिर सब हेडिंग, फिर उसकी डिटेल, फिर उसकी तीसरी हेडिंग, उसकी डिटेल। अब आप ये देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ से मेन टाइप शुरू हुई, आगे से इसकी ये दो सब टाइप शुरू हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पर एक टाइप आ गई और आगे से इसकी दो टाइप्स आ गई। तो क्या कहता है, ऊपर हमेशा कौन सी होगी? बड़ी हेडिंग, यानी कि नंबर 1, यानी इसको लिखने का तरीका क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? 0 to 9। 0 to 9 का मतलब क्या हुआ कि पहले कौन सी हेडिंग आनी चाहिए? 1, 2 नहीं आनी चाहिए, पहले 5 नहीं आनी चाहिए, पहले 4 आनी चाहिए, पहले 3 नहीं आनी चाहिए, पहले 2 आनी चाहिए, ठीक है। सो कहता है इसको भी आपने फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेबसाइट को रैंक करने का। चलिए उसके बाद आ जाते हैं आगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास, वो क्या है? चूज द राइट कीवर्ड्स। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई राइट कीवर्ड्स होने चाहिए, और हम कोशिश करें कि लॉन्ग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, और लॉन्ग कीवर्ड्स के अंदर हमारे शॉर्ट कीवर्ड्स भी मौजूद हो, तो इससे क्या फायदा होता है? लॉन्ग कीवर्ड्स जो होते हैं वो जल्दी रैंक कर जाते हैं। लॉन्ग कीवर्ड्स की लेंथ कितनी होती है बोला? 3 से बड़ी, 3 से बड़े कीवर्ड जो होते हैं वो लॉन्ग कीवर्ड्स हैं। तो जब 3 से बड़ा कीवर्ड लिखोगे तो बीच में शॉर्ट कीवर्ड भी तो आ ही सकता है, ठीक है। तो कहता है कीवर्ड्स का आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या कह रहा है? कहते हैं अब आपने क्या करना है, इसके अंदर बी का टैग भी यूज करना है और आई का टैग भी यूज करना है, ठीक है। आपने देख रहे हैं इसमें हमने किया हुआ है, मैंने ये भी आपको सिखाया था साथ ही, ये देखें हमने बोल्ड किया हुआ ना। तो मैंने कहा था बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और साथ आई को भी यूज कर सकते हैं। आई का इटैलिक होता है, हल्का सा तिरछा कर देगा, ठीक है। अभी हम ऑन साइट एसईओ के सारे फैक्टर्स पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अगला फैक्टर क्या है? इंटरनल लिंकिंग। इसका क्या मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपस में लिंक्स होने चाहिए, हाइपरलिंक्स। वेबसाइट के अंदर, अभी हम अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर का क्या मतलब है कि अबाउट अस का जो पेज है उसे कोई बंदा पढ़ रहा हो तो वहां पे क्लिक करे तो होम पेज पर आ जाए। कोई बंदा कोर्सेज को पढ़ रहा हो वहां पे क्लिक करे तो होम पेज पर आ जाए। कोई बंदा होम पेज पढ़ रहा हो डिटेल कोर्स की क्लिक करे तो कोर्सेज में चला जाए। इट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, और गूगल रिकमेंड करता है अबाउट 100 लिंक्स। अबाउट 100 लिंक्स को गूगल रिकमेंड करता है। अब कहने को बड़ी तादाद लग रही है, लेकिन आप देखते हो कि वेबसाइट में लिंक्स ही लिंक्स होते हैं। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका जो मेन्यू होता है वो भी तो लिंक्स होते हैं, उसके ऊपर जो बटन लगे होते हैं वो भी लिंक्स होते हैं। तो इस तरह लिंक्स की तादाद बढ़ जाती है। तो कहता है कम से कम आपकी वेबसाइट पे 100 लिंक जरूर होने चाहिए, मगर उसकी यूज रेलिवेंसी होनी चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरलैपिंग ना हो। ऐसा ना लग रहा हो कि हर एक वर्ड के बाद लिंक आ रहा है, ऐसे नहीं है। इसका मतलब कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट कम है तो लिंक्स को कम कर दें, लेकिन लिंक्स आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत रोल प्ले करते हैं। अच्छा, फिर क्या कहता है? कहता है आपकी वेबसाइट पे ना CTA भी होना चाहिए। CTA का क्या मतलब होता है? CTA स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन। आपको कॉल टू एक्शन से क्या मुराद है जी? CTA क्या है जी? कॉल टू एक्शन मतलब क्या है? मेरी वेबसाइट आप ये देखते हो ना, तो इसके ऊपर कॉल का बटन बना होता है, ईमेल का बटन भी बना होता है। कोई बंदा क्लिक करेगा डायरेक्ट गाइडलाइन पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कॉल टू एक्शन है। ये ऐसा ना हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर आए, पढ़े और उन्हें समझ ना आए कि आपसे रब्ता कैसे करना है, बस मैसेज ही मैसेज है सिर्फ। तो इसलिए हमें वहां पर कॉल टू एक्शन भी लगाने चाहिए। चलिए इसको छोटा कर ले जरा। लिंक्स की बात होगी, मैंने कहा ना 100 लिंक्स होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर एक और ऑप्शन लिखी हुई आ रही है, नो फॉलो एट्रीब्यूट और डू फॉलो। ये क्या होता है ये जरा समझ लेते हैं। अब ये बीच में आ गया तो इसलिए इसको समझ लेते हैं। What is no follow link? A no follow link is a link that does not count as a point in the page favor. कहता है एक जो
लिंक होता है वो कहलाता है डू फॉलो, और एक लिंक होता है वो कहलाता है नो फॉलो। नो फॉलो का क्या मतलब होता है कि वो फॉलो का लिंक नहीं दे रहा, और डू फॉलो का क्या मतलब होता है वो लॉन्ग फॉलो का दे रहा है। ये देखें जरा पहले, ये समझते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पहले नहीं समझा। ए ट्रैफ लिंक दिया, आगे आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिलेशन। पहले हमने हाइपरलिंक पढ़ा था ना कोडिंग में, तो उसमें हमने ये वाला रिलेशन नहीं देखा था ना, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है। यानी आप उसमें कुछ नहीं लिख रहे, जिसका मतलब क्या है, डू फॉलो। डू फॉलो का क्या मतलब होता है कि जो भी लिंक लगेगा, जिसका लिंक लगेगा वो उसको पॉइंट देगा, फेवर करेगा। फेवर करने का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी 100 में से 10 है, फेसबुक की जो अथॉरिटी है वो 100 में से 100 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक फेसबुक पे जाके लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरी अथॉरिटी भी बढ़नी चाहिए कि नहीं, बढ़नी चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधर से हमें डू फॉलो लिंक मिल रहा है। इसी तरह के हम लिंक्स को ढूंढते हैं। इसी तरह जो हमारा होम पेज है उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, जो अबाउट अस का पेज है उसकी अथॉरिटी कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, होम पेज के ऊपर जब अबाउट अस का लिंक लग जाएगा तो क्या होगा, वो भी डू फॉलो होना चाहिए क्योंकि उसकी अथॉरिटी कम है। तो होम पेज पर लगने की वजह से उसकी अथॉरिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो कहता है भाई ये डू फॉलो लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं, तो आपने क्या करना है इसके साथ, जिसको आपने डू फॉलो नहीं करना उसको आपने कर देना है नो फॉलो। अदरवाइज आप ये मेंशन नहीं करते, इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे लिंक्स डू फॉलो। मिसाल के तौर पर इधर है, जरा एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंट्रोल यू क्या होता है, कोडिंग। कोडिंग में आगे कंट्रोल एफ करके ना मैं जरा ए हाइपरलिंक ए पर चला जाता हूं। अब आप पहचाने ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है, जितने भी नजर आ रहे हैं आपको देखिए, डू फॉलो है कि नो फॉलो है, शाबाश, डू फॉलो है। कहीं पर भी मेंशन नहीं है नो फॉलो, मैं कहीं पर भी मेंशन नहीं है नो फॉलो। इसका मतलब है कि किस तरह के लिंक्स हैं, ये सारे के सारे लिंक्स डू फॉलो है। यानी अगर हम मेंशन नहीं करते तो सब डू फॉलो होते हैं, जब हमने किसी को नो फॉलो करना होगा तो फिर हम उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, पहले ये भी चीज आपको चेक करनी है। उसके बाद क्या आगे आगे, ये भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। हाँ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब आप समझ लो ये किस्म की ना हम चेकलिस्ट देख रहे हैं, एसईओ की चेकलिस्ट चेक कर रहे हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं। तो कहता है भाई आपके इमेजेस भी ऑप्टिमाइज हो। सबको याद है क्या क्या होती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कौन बताएगा वन बाय वन सारी। नंबर 1, फाइल का नाम कैसा होना चाहिए, कीवर्ड पर। नंबर 2, फाइल के नाम में स्पेस नहीं, डैश होना चाहिए, ये कहा था ना हम लोगों ने। नंबर 3, फाइल 100 किलोबाइट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, आमतौर पर ज़रा फिर पसंद करता है वो कि 100 किलोबाइट से छोटी हो। तो हम वेबसाइट पर यहाँ पीएनजी फाइलें लाएं, यहाँ वेब पी फाइलें लाएं, सिर्फ और सिर्फ फेविकॉन में आप पीएनजी रखो, बाकी हर जगह पर वेब पी कर दो। ये सारे के सारे मैंने फाइलों के बताए अभी फैक्टर्स। उसके बाद वो क्या कहता है कि भाई आपके इमेज का आल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए। आल्ट एट्रीब्यूट में क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। फिर अगर आप इमेज की विड्थ हाइट मेंशन कर दें तो और ज़्यादा अच्छी बात हो गई, तो ये हो गए। और टाइटल मेंशन करें। ये सारी मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपको पहले भी कराई है, तो वो ये कह रहा है कि ये भी चेक करेगा। हाँ, क्या कहता है कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 140 कैरेक्टर। ये भी बताया हुआ मैंने, 120 से 140 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐड सोशल शेयरिंग बटन। भाई बटन भी लगे होने चाहिए। हाँ, वो आप देखते हो ना, मैंने जो आपको वेबसाइट दी थी उस पर सोशल मीडिया के बटन लगे हुए हैं ना, तो कहता है भाई ये वाले सोशल मीडिया के बटन भी लगे होने चाहिए। सेटअप कंपनी ब्लॉग, मैंने कहा क्या था कि एक ब्लॉग का बटन बना लो, उसके ऊपर रोजाना की बुनियादों पर हम कुछ डाटा लिखते रहे, तो वो भी अच्छी बात है। छोड़ दें बस यहाँ तक। ये जो है ना ये फेसबुक से रिलेट कर रहा है, जब हम फेसबुक पर जाएंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे हम इसको। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स हमने सारे देख लिए। अभी हमने कुछ चीज़ें और भी देखी हुई हैं। हमने साइट मैप देखा हुआ है, हमने कैनोनिकल देखा हुआ है, हमने रोबोट देखा हुआ है, हमने 404 एरर देखा है, हमने HTTPS देखा है। मैंने जितनी चीज़ों के नाम लिए ये सब किसमें फॉल करते हैं, टेक्निकल एसईओ। ये जितनी चीज़ों के मैंने अभी नाम लिए हैं, मतलब मैंने क्या क्या नाम लिया, मैंने कहा कैनोनिकल, मैंने कहा रोबोट्स, मैंने कहा साइट मैप, मैंने कहा 404, मैंने कहा SSL, ये सब क्या है, ये सब टेक्निकल एसईओ के।
और अगर मैं कहूँ कि एक एसईओ एक्सपर्ट है, उसने एसएसएल, उसने ऐसे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए भी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है, तो क्या उसे कोई एफर्ट करने की जरूरत है? नो। उसे क्या करना है? सिर्फ एसएसएल परचेज करनी है। मैं कहूँ उसे क्या करना है? सिर्फ एसएसएल परचेज करनी है, उसे कुछ नहीं करना। कैनोनिकल में हम खुद काम कर रहे हैं, साइट में हम खुद बना रहे हैं, रोबोट्स हम खुद बना रहे हैं, रीडायरेक्ट हम खुद, 404 एरर्स हम खुद चेक कर रहे हैं, इसमें हमारी एफर्ट्स हैं। लेकिन एसएसएल में हमारी कोई एफर्ट नहीं है। एसएसएल में क्या एफर्ट है कि भाई एसएसएल परचेज कर लो, तो उन्होंने कहा हाँ भाई 3000 रुपये ले लो मुझसे। जैसे ही मैं लूंगा तो क्या होगा कि एसईओ का फैक्टर डबल हो जाएगा। ये कौन सी एसईओ है? टेक्निकल एसईओ। कैनोनिकल कौन सी एसईओ है? टेक्निकल एसईओ। साइट मैप कौन सी एसईओ है? रोबोट्स, टेक्निकल एसईओ। ठीक है, चलो जी अब इसमें भी आने वाला टॉपिक भी साथ कर लेते हैं। व्हाट इज रीडायरेक्ट? रीडायरेक्ट क्या होता है? रीडायरेक्ट नाम से अंदाजा हो रहा है कि भाई कोई चीज़ किसी के पास आए तो उसे कि भाई यहाँ पर ये चीज़ मौजूद नहीं है, कहीं और चले जाओ, इसका मतलब है रीडायरेक्ट करना। अक्सर शॉप में होता है ना कि शॉप में उन्होंने लिखा होता है कि भाई ये दुकान आर्जी तौर पर यहाँ शिफ्ट हो गई है, बाहर बैनर लगा होता है अक्सर जगहों के ऊपर। जैसे हम कहेंगे इस कमरे में पेंट होना शुरू हो जाए तो इसके बाद भी लिख देंगे कि भाई 10 दिनों के लिए यहाँ पर टीचर मार्केटिंग की क्लास नहीं होगी, काम होने लगा हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड रीडायरेक्ट। अब यहाँ पर रीडायरेक्ट का क्या मतलब है हमारे पास? A redirect is a way to send both user and search engine। कहते हैं एक तरीका है जिसमें हम यूजर्स को देखें, एक वेबसाइट है उसका एक्सेस किस किस को है? दो लोगों को है ना। एक तो वेबसाइट का क्राउलर जो रैंक करने के लिए देखता है आपकी वेबसाइट को, एक लोग है, आम लोग हैं जो किसी भी जगह बैठकर आपकी वेबसाइट को खोल लेते हैं। तो कहते हैं a redirect is a way to send both users and search engine crawlers to a different URL from the one they originally requested। कहता है भाई ये जिस जगह पर आएंगे तो जब ये उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट लगा होगा तो वो वहां से मूव करके दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने वेबसाइट लगाया है, रीडायरेक्ट लगाया हुआ है किसके ऊपर? जियो की वेबसाइट पर। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई भी बंदा jiyo.tv लिखे ना तो वो सुपर स्पोर्ट्स के ऊपर चला जाए, उनका दूसरा चैनल है। या मैं कहता हूँ कोई भी बंदा लिखे ना peaksolutions.edu.pk लिख के एंटर करे तो कहाँ पहुंच जाए? जियो पे पहुंच जाए। तो रीडायरेक्ट हुआ ना? क्या ख्याल है, रीडायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यानी आप वेबसाइट का नाम लिख रहे हो दूसरा, लेकिन आप जाकर आप किसी और वेबसाइट पर चले जाते हो। यानी मैं लिखूं abc.com, एंटर करूं तो वेबसाइट कौन सी खुल जाए? xyz.com, तो रीडायरेक्ट है ना। मैं लिखूं jiyo.tv, एंटर करूं तो खुल जाए ARY की वेबसाइट, तो रीडायरेक्ट है। इट इज, ये है एग्जांपल्स रीडायरेक्ट। ठीक है, ऐसा होगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना जियो टीवी को हम करेंगे कि वो ARY पर चली जाए, ऐसा नहीं होगा। हम किसको रीडायरेक्ट करेंगे ये भी समझते हैं जी। क्या लिखा हुआ है जी? टाइप ऑफ रीडायरेक्ट पहले हम देख लेते हैं। पहले हमने समझा कि व्हाट इज रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट है क्या कि भाई किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। जैसे कोई भी बंदा इधर आ जाए अभी और क्या जनाब फाउंडेशन की क्लास यहाँ हो रही है, मैं कहूँगा नहीं भाई आप वो रूम नंबर 6 में चले जाओ, तो मैंने क्या किया? उसको रीडायरेक्ट कर दिया। इट इज कॉल्ड रीडायरेक्ट। अब वो कहता है कि भाई एसईओ में ना हमारे पास दो तरह के रीडायरेक्शन जिन्हें हमने कंसीडर करना है। नंबर 1 301, नंबर 2 302। 301 रीडायरेक्ट जो होता है ये परमानेंट रीडायरेक्ट होता है, और 302 जो होता है ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास पहले इस कमरे में हो रही है, अब इस कमरे में नहीं हुआ करेगी, लैब में हुआ करेगी हमेशा के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा रीडायरेक्ट है? 301। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 4 दिनों के लिए हमारी जो क्लास है वो लैब में होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 302। समझ में आ गई? यानी ऐसा रीडायरेक्ट जो परमानेंट होगा वो 301 है, और ऐसा रीडायरेक्ट जो टेम्परेरी होगा वो 302 है। ये मैं होस्टिंग में आ चुका हूँ। ठीक है, सो ज़रा यहाँ देखें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं सी पैनल में। रीडायरेक्ट भी यहाँ से लगाएंगे। रीडायरेक्ट भी हम यहाँ से लगाएंगे। नीचे आए ज़रा देखते हैं यहाँ पर रीडायरेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। अब ये वाली प्रैक्टिस करने के लिए भी आपके पास होस्टिंग चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने अपनी होस्टिंग अकाउंट खोल लिया। इसकी अगर मैंने कभी आपको प्रैक्टिस करवानी होगी या आपने प्रैक्टिस करनी होगी, एक ही दिन कर लीजिएगा कि सर्च कंसोल मेरे लैपटॉप पे बैठ के आप सब मेरे साथ बैठ के कर लें। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, मुझे आपने बताना है। लेकिन ये
देखें जी रीडायरेक्ट कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करते हैं आगे। अब यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, परमानेंट रीडायरेक्ट लिखा हुआ है, इस पर आओ तो यहां से चूज करेंगे, वो दोनों आगे तो मैंने डिफाइन कर रहा था आपको, एक पे 301 है, एक पे 302 है। जब आपने परमानेंट लगाना होगा तो यहां से चूज करेंगे इसको, और जिस वेबसाइट को चूज लगाना है आपने उसको चूज करोगे। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लगाना चाहता हूँ, इसको लगाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने कहा भाई इसको लगाना है मैंने, और रीडायरेक्ट क्या लगाना है, इधर आए जरा देखते हैं क्या लगता है इसको रीडायरेक्ट। मैं कहता हूँ इससे https:// ये आपको समझाने के लिए एक लगा देता हूँ। क्या कहा मैंने, कहाँ ले जाए इसको, geo.tv पर, और परमानेंट नहीं करता मैं इसको टेम्परेरी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एड्रेस क्या लिखा हुआ है जी, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज डॉट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज .com, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये ऐड का बटन बना हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, रीडायरेक्ट विद आर विदाउट www। इसका क्या मतलब है, कहता है कोई बंदा www के साथ लिखे, जैसे भी आपने देखा ना मैंने वैसे ही लिखा दिया है। अगर कोई बंदा लिखेगा ना https://geo.tv तो भी चला जाए, और अगर वो लिखे https://www.geo.tv तो भी चला जाए। उसके बाद क्या कहता है, वाइल्ड कार्ड्स का क्या मतलब होता है कि पूरा नाम ना लिखे, पूरा https भी ना लगाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ geo.tv लिखे तो भी चला जाए। तो मैंने इसको भी ऑन कर दिया। अभी ये लिस्ट में देखे नहीं आ रहा ना कुछ भी, मैं इसे ऐड कर देता हूँ, बल्कि मैंने एक ऐड करना है और वो भी ऐड करता हूँ, वो तो मुझे पक्का करना है। अभी एक रीडायरेक्ट मैंने ये लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं जब सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज खोलूंगा, इस वेबसाइट का नाम था सोफा, ये वाला, देखें क्या हुआ, मैंने क्या लिखा था, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज .com, खुला क्या है, दोबारा देखें, न्यू पेज पे देखें, सोफा, देखिए यूआरएल देखें क्या है इसका, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज डॉट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज .com, एंटर, क्या खुला, बात समझ में आई। और ये कैसा रीडायरेक्ट है, मैंने अपनी मर्जी से इसको टेम्परेरी किया है। अब मैं एक और रीडायरेक्ट लगाने लगा, और वो कौन सा रीडायरेक्ट लगा रहा हूँ, वो वाला रीडायरेक्ट है जी https का, वो लाजमी लगाते हैं SEO के लिए, ये वाला रीडायरेक्ट भी लगाना जरूरी है। ये किस चीज का है, ये SSL का रीडायरेक्ट है। क्या आपने SSL ले ली है, तो अब आपने इधर आके बताना भी है कि आपकी वेबसाइट SSL पर है। कैसे लगाना है ये देखें, एक चीज तो पता लगी कि यहाँ पे आके लगाना है ये वाला रीडायरेक्ट, लगेगा कैसे वो भी देख लेते हैं। वापिस जाएं, अब क्या कहता है, परमानेंट लगाना है, एक और मैं कहता हूँ हाँ जी और लगाना है, इस पर आते हैं, और यहाँ पर आकर मैं किस पे लगाना चाह रहा हूँ, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज पर, यहाँ से मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पर आकर वो क्या कहता है, क्या लगाना है भाई, मैं कहता हूँ ये लगाना है https://www.sofa, लग गया। ये इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल एक समझते हैं। फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने क्या किया था, आज से कोई 6 माह पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले ये डोमेन खरीदी और होस्टिंग खरीदी, लेकिन उस वक्त उन्होंने SSL परचेज नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट का URL क्या था, फिर HTTP प्रोटेक्टेड भी नहीं थी। इन्होंने क्या किया, 2 महीने पहले SSL परचेज कर ली, अब URL चेंज हो गया ना, इसका तो मतलब हुआ अब 2 URL हो गए। अगर जो लोग HTTP से खोलेंगे वो भी खुल जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हमने इसको HTTPS पे कर लिया ना, अब हम इसको रीडायरेक्ट करवा लेते हैं पुराने URL को। देखा ना जैसे मैंने भी URL रीडायरेक्ट करवाया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ तो पुराने वाला URL है ना, उसको रीडायरेक्ट करो और किस पे ले जाओ, HTTPS के ऊपर ले जाओ, ठीक है। और ये इससे भी SEO का स्कोर पड़ता है। ये भी काम करता हूँ, जब कोई मेरे पास वेबसाइट आती है तो सबसे पहले मैं ये भी चेक करता हूँ कि क्या वो HTTPS पर हो चुकी है यहाँ से कि नहीं, यानी उस पर रीडायरेक्ट लग चुका हुआ है कि नहीं लग चुका हुआ। SSL तो हो गई ना, कंपनी को पैसे कर दिए उन्होंने, तो HTTPS कर दिया, मगर ये रीडायरेक्ट भी मुझको लगाना है। चलो जी इसको भी ऐड कर दें, वाइल्ड कार्ड भी कर दूं इसको साथ। चलो ये भी लग गया, यहां स्क्रीन पे भी नजर आएगा आपको लगा हुआ, देखें आ रहा है नजर लगा हुआ। एक पे मैंने 20302 लगाया हुआ है, वो तो मैंने समझाने के लिए लगाया था, उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये तो मैंने पक्का लगाना था, आपके सामने मैंने काम कर दिया, ठीक है, मुझे लगाना था आज तो मैंने आपके सामने ही लगा दिया, तो वो तो मैं लगा रहने दूंगा। कौन से वाला, 301 वाला, ये रिमूव कर देता हूँ, डिलीट का बटन है ना,
बोले इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई मुश्किल साइंस भी नहीं है, आपने देखा। सिर्फ आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि करना कैसे। देखें जरा, एक रह गया होगा, अब सिर्फ एक ही रह गया ना सिर्फ। सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com। क्यों भाई, चलो क्या हुआ इसको, नेट तो इशू है। सोफा स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है मैंने, वॉशिंग सर्विसेज, उधर जाकर देख लें, उधर तो नहीं हमको गलत स्पेलिंग लिखा है, ये भी वजह हो सकती है। हाँ देखिए, गलत स्पेलिंग आ गया उधर, VICS लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने ये लिखते हुए गलत कर दिया ना, तो एरर आना शुरू हो गया ना वो, क्योंकि मैंने रिडायरेक्ट कर दिया उसको। वहां जाकर भी देखेंगे क्या गलत स्पेल आ रहे हैं, ये देखें गलत स्पेल आ रहे हैं ना, URL पे ई नहीं आ रहा बीच में, तो ठीक कर दूं मैं इसको। अभी मैंने गलत किया, अभी किया हमने से गलत। तो डिलीट का ऑप्शन ही दे रहा है, एडिट का ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा, मैं नहीं दे रहा ना, ऊपर आकर देखो नहीं दे रहा। इस एनीवेज इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक काम कर लेते हैं और यहाँ पर ई लिख लें। ऐसी गलतियां हमें खुद से फाइंड करनी है अपनी, ठीक है। वो अभी भी रीट्रैक चल रहा है, अभी तक वो उसने सेव नहीं किया। चलो जी, अब दोबारा से लगा लेते हैं, दोबारा से लगा लें। 301 redirect to https:// अब ठीक लिखा गया है। सोफा कारपेट वॉशिंग, जरा इसको बड़ा कर लेते हैं जूम। चलो आप देख लेना स्पेलिंग गलत तो नहीं किया मैंने। सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com ठीक लिखा गया ना। इधर से हम इसको ये भी कर दिया और रीडायरेक्ट विद और विदाउट, और इसको भी ऑन कर दिया चेक बॉक्स को। लग गया। इसको जरा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या। अब देखिए जरा, अभी भी इसको समझ में नहीं आ रहा। इधर आए जरा, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, अभी तक उसको ना हजम नहीं हो रहा। किसी और पेज में खोल कर देखें। ठीक हो गया, यहाँ पे उस पेज पे नहीं दिखा रहा था मुझे, ठीक है ना, यहाँ पे चल गया, इसका मतलब है चल गया। इस पेज पे इसको समझ में नहीं कुछ आ रहा, एनीवेज इसे बंद करें ज़रा। चलो अब आगे चलते हैं अपनी बात। ये तो आपको समझ में आ गया ना लगाना कैसे है। अब जरा स्लाइड में वापस आ जाओ। अब आगे क्या कह रहा है वो, कहता है भाई ये होता क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपको लगाने का तरीका बता दिया। कहता है URL हैज़ बीन मूव्ड परमानेंटली टू अनदर URL। अगर आपने किसी URL को परमानेंटली, अब देखें पहले हमारा किस पर था, HTTP पर था, अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको HTTPS पर ले जाएं, तो परमानेंट लेकर जाना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, 301 redirect passes between 90 to 99% ऑफ लिंक इक्विटी। इसको आसान अल्फाज में कह लें कि जब हम 301 लगाएंगे तो इसका मतलब है वेबसाइट तो दो है ना, तो वो कहता है कि जो SEO आपने HTTP वाले की की हुई है वो शिफ्ट हो जाएगी साथ साथ। ऐसा नहीं है कि अब आपको लगेगा कि अब SEO भी नए सिरे से करनी पड़ेगी, नहीं,
बल्कि जो भी उसकी लिंक इक्विटी है, जो भी उसकी लिंक पावर है, जो भी उसकी रैंकिंग पावर है, वो एज इट इज रहेगी। किस सूरत में? 301 के सूरत में, 302 के सूरत में नहीं रहेगी। 302 में एसईओ साथ ट्रांसफर नहीं होगी और 301 में एसईओ की पावर ट्रांसफर होगी। और ये कहता है ये आपने फेक भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि आप करना तो टेम्परेरी चाह रहे थे, लेकिन आपने इसको 301 इसलिए लगा लिया क्योंकि ये एसईओ लेकर जाती है, और आपने परमानेंट लगाने के कुछ ही अरसे के बाद उसको हटा भी दिया। तो जब ये काम आप फ्रीक्वेंटली करोगे तो गूगल को पता लग जाएगा, तो वो आपको पेनलाइज भी करेगा, पेनल्टी भी देगा। यानी आपकी एसईओ कि आपकी वेबसाइट को वो कंसीडर करेगा कि भाई ये हमारे अवॉइड करने लगा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। सो हमें 302 से हम उस वक्त लगाना है, कब लगाना है? जब हमें टेम्परेरी काम करना है, और जब हमें परमानेंट काम करना है तो हमने 301 लगाना है। ठीक है, अब टेम्परेरी काम कब करना है? जैसे कोई बंदा टेस्टिंग कर रहा हो, अपनी वेबसाइट को टेस्ट करना चाहता हो कि भाई ये इस 2 वर्जन चेक करनी हो कि भाई ओरिजिनल कैसे चल रही है और ये दूसरे वाला कैसे चल रहा है, तो फिर हम 302 लगाते हैं, अदरवाइज हम 302 नहीं लगाते। ठीक हो गया, ये हमने रीडायरेक्ट्स भी पढ़ लिया है, 2 चीज़ें हमने देख ली हैं, ऑन साइट एसईओ फैक्टर्स भी और रीडायरेक्ट्स भी।